परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो और हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने ऑलरेडी 2 वीडियो पोस्ट किया हुआ था डायबिटिक मेलाइटिस के ऊपर। डायबिटिक मेलाइटिस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इसके पैथोजेनेसिस क्या है, लैब डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट्स क्या है, इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी, मुझे आशा है कि आप लोग देख चुके होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोज़ के। जिनको भी देखना हो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे टैप करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। अभी हम लोग आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम है कलेक्शन मेथड, यानी कि इंट्रावेनियसली कलेक्शन, यानी ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं वेनस से, यानी वेनस से हम लोग ब्लड कैसे कलेक्ट करेंगे, ये हमें आज जानना है। तो हम लोग वेनस कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि कलेक्शन मेथड 2 तरह के होते हैं, आर्टेरियल कलेक्शन मेथड और वेनस कलेक्शन मेथड। आर्टेरियल कलेक्शन मेथड किस लिए किया जाता है? आर्टेरियल कलेक्शन किया जाता है ब्लड गैसेस के बारे में जानने के लिए, और भी कुछ टेस्टेड हैं, स्पेशल टेस्टेड, जिनको जानने के लिए आर्टेरियल ब्लड गैस का आर्टेरियल कलेक्शन की आवश्यकता होती है, यानी आर्टेरियल ब्लड की आवश्यकता होती है। लेकिन मैक्सिमम जो टेस्ट होते हैं वो वेनस ब्लड कलेक्शन से होते हैं, यानी मैक्सिमम जो भी टेस्ट होते हैं उनके लिए वेनस ब्लड की आवश्यकता यानी नीड होती है। जैसे कि जो भी हम लोग बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, या किसी का हम लोगों को CBC कराना है, कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है, यूरिया, क्रिएटिनिन, LFT, KFT, जो भी करने हैं, जो जनरल टेस्ट होते हैं, हीमोसिस्टीन हो गया, TSH हो गया, वो सब ब्लड टेस्ट से होते हैं, यानी कि वेनस ब्लड से। तो वेनस ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं इसके बारे में आपको ओरली बताऊंगा, और इसके बाद जो मेरी वीडियो आने वाली है उसमें हम लोग प्रैक्टिकली जानेंगे कि वेनस कलेक्शन क्या होता है और कैसे करते हैं। तो आज जानेंगे कि वेनस कलेक्शन कैसे और कहाँ से करते हैं। तो वेनस कलेक्शन हम लोग वेन से करते हैं, ये तो वेनस नाम से ही क्लियर है कि हम लोग वेनस कलेक्शन वेन से करते हैं। जैसे कि आप लोग ये पार्ट देख पा रहे होंगे, ये पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीक्यूबिटल फोसा। क्या बोलते हैं इसे? एंटीक्यूबिटल फोसा। क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं? एंटीक्यूबिटल फोसा। एंटीक्यूबिटल फोसा में आप देख पा रहे होंगे एक बेन, ये बेन और इस बेन को, ये देख पा रहे हैं आप मेरे ये तीनों बेन्स को। इसे क्या बोलते हैं? मीडियन बेन। क्या बोलते हैं? मीडियन बेन। ये क्या होता है? बेसिलिक बेन। इसे देख पा रहे होंगे, बी मैंने लिखा हुआ है बेसिलिक, और ये क्या होता है? सिफाइलिक बेन। इसे देखिए, सिफाइलिक। इसे देख पा रहे होंगे, सिफाइलिक। मीडियन, बेसिलिक और सिफाइलिक। एंटीक्यूबिटल फोसा में कितने बेन होते हैं? 3 बेन होते हैं। तो हम लोग ये चीज़ देख पा रहे होंगे, ये बेसिलिक, मीडियन और सिफाइलिक 3 बेन एंटीक्यूबिटल फोसा में होती है। ठीक, तो हम लोग कलेक्शन कहाँ कहाँ से वेनस कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, तो एडल्ट्स में हम लोग सबसे पहली प्रायोरिटी जो यहाँ पे देते हैं उसका नाम है एंटीक्यूबिटल फोसा, जो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एंटीक्यूबिटल फोसा। क्यों इसे यहाँ से ही कलेक्शन करते हैं? क्योंकि अन्य बॉडी पार्ट्स, अन्य बॉडी के जो भी ऑर्गन है, या भी अन्य बॉडी का जो भी स्पेस है, उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे कम सेंसिटिवनेस होती है। यहाँ पे दर्द, पेशेंट को पेन कम होगा, दर्द कम होगा, और उसे फील भी कम होने हैं। और यहाँ पे तीनों बेन इजली दिखती हैं। इसके कई सारे कारण हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, मीडियन, बेसिलिक और सिफाइलिक। ये चीज़ याद होनी चाहिए कि कौन सी बेन होती है? मीडियन, बेसिलिक और सिफाइलिक। फिर ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वेंस क्लियरली दिख रहा है ना आपको? ये होता है
हैंड वेंस, हैंड वेंस इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैंड वेंस। तो दूसरा पीरियोडिटी हमको कहाँ पे देना है, हैंड वेंस पे। यानी कि मुझे अगर जो ये वाले पेशेंट का ये एरिया क्लियर नहीं है, बर्न है, या फिर पेशेंट के हाथ में कुछ दिक्कत है, टूटा हुआ है, फ्रैक्चर है, तो या फिर नहीं दिख रहा है पेशेंट का ये स्पेस, यहाँ पे वेंस क्लियर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे पेशेंट आते हैं जैसे फीमेल्स, उनके वेंस यहाँ क्लियर नहीं होती हैं। तो हम लोग किस वाले ऑर्गन पे जाते हैं, किस वाले एरिया पे जाते हैं, ये वाले एरिया पे आएंगे, इस स्पेस को देखेंगे, इसे कहेंगे हैंड वेन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वेन दिख रहा है ना, यहाँ से हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं। एन प्रायोरिटी यहाँ देनी है। बच्चों में मैक्सिमम जो भी नियोनेट्स में कलेक्शन होता है वो यहाँ पे होता है। इसका भी बच्चे वाले कलेक्शन का भी हम लोग कलेक्शन वीडियो डालेंगे, और एडल्ट्स का भी कलेक्शन वीडियो आने वाले वीडियो में डालेंगे। तो ये एरिया आप देख पा रहे हैं, मीडियन मेसेनिक और सिफेलिक इंट्राक्यूबिटल फोसा बोलते हैं, ठीक। तो जैसे ही कोई पेशेंट हमारे पास डॉक्टर का एडवाइस लेके आता है, डॉक्टर का टेस्ट का एडवाइस लेके आता है, जैसे पेशेंट को CBC LFT KFT कराना है, तो वो हमारे पास कलेक्शन एरिया में लैब के आया। तो आने के बाद से हमारा फ्लेमोबॉटमिस्ट जो होगा, फ्लेमोबॉटमिस्ट किसे बोलते हैं, दोज पर्सन हु कंप्लीट द प्रोसीजर ऑफ फ्लेमोबॉटमी नोन एज फ्लेमोबॉटमिस्ट। वो पर्सन जो फ्लेमोबॉटमी के प्रोसीजर, फ्लेमोबॉटमी यानी कि कलेक्शन के प्रोसीजर को कंप्लीट करे, उसे फ्लेमोबॉटमिस्ट कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। फ्लेमोबॉटमिस्ट किसे कहते हैं, वो पर्सन जो फ्लेमोबॉटमी करे, यानी सर्टिफाइड फ्लेमोबॉटमिस्ट हो वो, या फिर लैब टेक्नीशियन हो, अदरवाइज वो फ्लेमोबॉटमिस्ट हो जो फ्लेमोबॉटमी का प्रोसीजर करे। तो फ्लेमोबॉटमी का प्रोसीजर करने वाले को फ्लेमोबॉटमिस्ट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ ब्लड को फ्लेमोबॉटमी कहते हैं। फ्लेमोबॉटमी और फ्लेमोबॉटमिस्ट में अंतर क्लियर है। अभी हम लोग देखते हैं कि फ्लेमोबॉटमी करते कैसे हैं। तो जैसे ही पेशेंट आता है कलेक्शन एरिया में, फ्लेमोबॉटमी एरिया में, तो वहाँ पे वो एक प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा जहाँ पे वो लिखा हुआ है CBC LFT KFT जो भी टेस्ट है व्हाटएवर, उसे पेशेंट से हम लोग लेंगे उसकी प्रिस्क्रिप्शन को, और हम लोग उसे पढ़ने हैं। हमें पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, रिलेटिव का नाम, उसका एड्रेस, ये हमें देखना है, मैच करना है। पेशेंट से ओरली पूछने हैं कि आपका नाम क्या है। पेशेंट का नाम सविता है तो सविता पेशेंट ओरली भी बोल रही है और उस पर लिखा हुआ है सविता। इन केस दो सविता हैं तो उसका एज देखेंगे, इन केस उनका एज सेम है तो सेक्स देखेंगे, दोनों फीमेल हैं तो ठीक एड्रेस देखेंगे, रिलेटिव का नाम देखेंगे, बहुत सारे ऐसे रीजन है, UHID नंबर देखेंगे। तो ये सब बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन के वो जरिया हैं। आपको आइडेंटिफिकेशन मिस्टेक नहीं होनी है। कलेक्शन मेथड में सबसे ज़्यादा जरूरी है पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे क्लेरिकल एरर जो होता है, यानी कि जो भी मतलब लिखते समय गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी मुझे अपने हाथ से लिखने में या पहचानने में गलती है उसे क्लेरिकल एरर कहते हैं आइडेंटिफिकेशन में, और जो भी टेक्निक्स में प्रॉब्लम होती है उसे टेक्निकल एरर बोलते हैं। क्लियर है। क्लेरिकल एरर किसे बोलते हैं, जो लिखने में आइडेंटिफिकेशन में गलती होती है पेशेंट की, उसे क्लेरिकल एरर। और टेक्निकल एरर क्या, मेरा फ्लेमोबॉटमिस्ट टेक्निकली प्रूवन नहीं है, वो अच्छे से कलेक्शन नहीं कर पाता है, उसे फ्लेमोबॉटमी का एक्यूरेट तरीका नहीं पता है, तो उसे बोलते हैं कि ये टेक्निकल एरर है, ठीक। तो पेशेंट जैसे ही मेरे पास आया, वो अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके हम उसका टेस्ट मैच किए, नाम या सेक्स मैच किए। मेरे पास ऐसे डाटा एंट्री बुक है, ऐसे ये डाटा एंट्री बुक है, इस पर मैं पेशेंट का नाम, एज, सेक्स जो भी है यहाँ राइट डाउन करूँगा। नाम क्या है, पेशेंट का एज क्या है, मेरा लैब का सीरियल नंबर क्या है, UHID नंबर हॉस्पिटल से जो जनरेट होता है, यूनिक ID होती है वो क्या है, और मेरे लैब का आज का सीरियल नंबर क्या है, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स और क्या टेस्ट है ये लिखेंगे, और कलेक्शन टाइम लिखेंगे। उसके बाद से करने के बाद से अगर जो आपके लैब में बारकोड की व्यवस्था है या सिस्टम है बारकोड की, तो हम लोग उसका बारकोड निकालेंगे। बारकोड का व्यवस्था नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। उसे डाटा एंट्री करने के बाद से पेशेंट को फ्लेमोबॉटमी चेयर पे बैठाएंगे, यानी पेशेंट आप फ्लेमोबॉटमी चेयर पे बैठ गया। फ्लेमोबॉटमी चेयर क्या होती है, वो चेयर जहाँ पे फ्लेमोबॉटमी का प्रोसीजर हो, वो चेयर जहाँ पे पेशेंट बैठा हो और फ्लेमोबॉटमी उस पर हो, उसे फ्लेमोबॉटमी चेयर कहेंगे। क्लियर है। तो फ्लेमोबॉटमी चेयर में क्या खासियत होती है,
वहाँ पे पेशेंट के लिए फ्लेबोटॉमी के लिए कंफर्टेबल चेयर होता है वो। वहाँ पे जो ये जो आपको हैंड्स दिख रहे हैं चेयर के, ये जो चेयर के हैंड्स हैं, ये जो चेयर के हैंड्स जो हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, ऐसे कि पेशेंट किसी भी प्रकार का पेशेंट है वहाँ पे अपने हाथ को ऐसे एडजस्ट कर रहा है, इस पर रख रहा है, रेस्ट कर रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो मैं हैंड को रेस्ट दे रहा हूँ ये चेयर के हैंड पे। तो ये जो चीज़ है हैंड का एडजस्टमेंट जो है वो प्रॉपर या अच्छा होना चाहिए, जिससे मैं अच्छे से कलेक्शन कर सकूँ या फ्लेबोटॉमी से अच्छे से कलेक्शन कर सकें। तो उसको रखने के बाद से पेशेंट के हाथ को हम लोग उसके एंटीक्यूबिटल एरिया को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर एंटीक्यूबिटल एरिया यानी जो एंटीक्यूबिटल एरिया ये है, ये जहाँ से हम लोग का हाथ मुड़ रहा है वहाँ से 3 फिंगर के ऊपर ये लगाएंगे। 3 फिंगर स्पेस के बाद टर्निक्विट अप्लाई करेंगे। टर्निक्विट जानते होंगे आप, उसे अप्लाई करने हैं। यहाँ मैंने टर्निक्विट बंद कर दिया। टर्निक्विट बांधने का क्या फ़ायदा है? टर्निक्विट बांधने से ये मेरे वेन्स जो हैं वो अच्छी से विजिबली शो होने लगेंगी, यानी कि अच्छे से विजिबली दिखने लगेगा, अच्छे से वेन दिखने लगा और प्रेशर ब्लड का बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड का फ्लो भी अच्छा आएगा। तो अभी हाल ही एनएचएम के क्वेश्चन में पूछा भी था कि टर्निक्विट अप्लाई क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे अच्छे से वेन दिखता है, जिससे मैं इजीली नीडल उसमें इंजेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर है? ये मुझे करने हैं। यहाँ पे मैं टर्निक्विट अप्लाई करने के बाद से 3 वेन्स मुझे दिखने लगे, मीडियन, बेसिलिक और सिफाइलिक। ये जरूरी नहीं है कि सब में ये तीनों वेन्स दिखें, किन्हीं पेशेंटों में, मेजरली फीमेल्स में नहीं दिखते हैं। हो सके तीनों ना दिखे तो आप इस वाले फार्मूले पे जा सकते हैं, हैंड वेन पे, लेकिन ट्राई करना है कि यहाँ से ही हो। ठीक, तो सबसे पहले प्रायोरिटी मुझे कहाँ देनी है? ये करने के बाद से मैं वेन फिल करूँगा, मीडियन वेन दिख रही है या नहीं। सबसे पहले मैं मीडियन वेन को फिल कर रहा हूँ। मीडियन वेन मुझे तो दिख रही है, तो मैं मीडियन वेन को फिल कर लिया हूँ। घाम मुझे यहाँ से सैंपल लेने हैं, या बेसिलिक मीडियन नहीं दिख रही है तो बेसिलिक को फिल करूँगा। हाँ, यहाँ से लेना है। ये नहीं दिख रहा तो सिफाइलिक पे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने सैंपल कलेक्ट कर, यहाँ पे टर्निक्विट अप्लाई किया और हम लोग स्पिरिट कॉटन लेते हैं। स्पिरिट कॉटन या सेवलॉन होता है। स्पिरिट कॉटन का कंटेंट क्या होता है? 70% एल्कोहल होता है, 70% स्पिरिट होता है। क्लियर है? 70% एल्कोहल लेंगे और 30% वाटर का डाइल्यूशन होता है। 70 इंटू 30 का डाइल्यूशन होता है, 7 इंटू 3 भी बोल सकते हैं उसे। तो वो हम लोग डाइल्यूशन वाला स्पिरिट कॉटन लेंगे, स्पिरिट सॉल्व लेंगे और उसे हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे क्लीन करेंगे। उसको स्फेयर में ऐसे सर्कल में क्लीन करेंगे, जिससे ज़्यादा स्पेस कवर करें, यानी 2 से 5 सेंटीमीटर हम लोग स्पेस क्लीन करेंगे। और ऐसे क्लीन करना है कि जो पोर्शन एक बार क्लीन हो गया वहाँ दोबारा टच ना हो। इससे होगा क्या? क्योंकि मेरा कॉटन स्वाब इन्फेक्टेड चीज़ को स्टेराइल करते हुए जा रहा है, फिर दोबारा वहाँ पे चला गया ना तो वो अनस्टेराइल हो गया। तो मुझे वो प्रोसीजर शुरू से करने होंगे, स्टेराइल करने का ये एरिया को। तो इसे हम लोगों ने ऐसे कर लिया। फिर स्टेराइल ड्राई स्वाब होते हैं फ्लेबोटॉमी एरिया में, उसे हम लेंगे। फिर पेशेंट का ये जो एरिया क्लीन किए थे इसे वाइप करेंगे। फिर जो वेन हमने फिल किया हुआ था उसके लिए अब नीडल का यूज करेंगे। तो नीडल के यूज करने के लिए ये नीडल रही आपकी। नीडल लेंगे। नीडल जब आप उसका पैक खोलते हैं तो ऐसे रहेगी, ऐसे दिख रही होगी नीडल। कहीं कहीं पे वैक्यूटेनर मेथड भी होता है, जो भी सिमिलर है, ऐसे ही है। बस फ़र्क ये है उसमें हम लोग ट्यूब में डिस्पोज नहीं करने हैं सेपरेटली। वैक्यूटेनर वैक्यूम को इसमें वैक्यूम नीडल जो होती है उसे इसमें इंजेक्ट करने के बाद पीछे से ट्यूब लगाते रहेंगे। लेकिन मैं अभी सिरिंज मेथड आपको बता रहा हूँ। तो ये ऐसे स्पेस आगे दिख रही होगी, तो आपको ऐसे क्लिक नहीं करना है। मैंने जैसे ही रैप आउट किया उसके बाद से इसे ऐसे दबाने हैं। पिस्टन जो है इस वाले सरफेस पे एकदम चिपका होना चाहिए। और उसके बाद से मैं ये कैप पुल डाउन करूँगा, निकालूँगा। इसे निकालने के बाद, पुल आउट करने के बाद से ये पोर्शन दिख रहा है। बीवेल पे मेरा हाथ होगा ऐसे, ये बीवेल है, यहाँ पे मेरा हाथ रहेगा
और ये मेरा पोर्शन रहेगा। ऐसे मैं नीडल को पकड़ूंगा, ठीक है। पकड़ने के बाद से मैं पेशेंट का ये हाथ को ऐसे रेस्ट कराया हूँ जो फ्लेमोबॉटमी चेयर पे दिख रहा होगा आपको। अब ये मैं मीडियन वेन पे इसको लेना है मुझे। तो ये आप देख रहे होंगे ये बीवेल है, ये जो सामने वाला जो पोर्शन है ये मैं इसके यहाँ पे मुझे ऐसे पकड़ने हैं। और ये जो सामने वाला पोर्शन जो देखिए नुकीला पार्ट है, इसे बोलते हैं बीवेल। ये पार्ट दिख रहा होगा आपको, इस पर अच्छे से दिख नहीं रहा है कैमरे में। ये बीवेल होता है सबसे नुकीला पार्ट, उसे मुझे सीधा पकड़ना है, ऐसे सीधा। उसे सीधा पकड़ने के बाद से वेन में इसको 15 to 30 डिग्री पे इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के बाद से मुझे ऐसे मैंने इंजेक्ट किया, ऐसे मेरा हाथ था, मैंने इंजेक्ट किया हुआ है। अब इसको धीरे धीरे पीछे की तरफ पुल आउट करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे। पुल आउट करने के बाद से जितना मुझे सफिशिएंट ब्लड की नीड थी वो मैंने ले लिया। जैसे CBC में मुझे 2 ml चाहिए तो मैंने 2 ml सैंपल लिया। अब तुरंत सैंपल ये नीडल को पीछे नहीं खींचना है, मुझे यहाँ से टर्निक्विट को उसको जो अप्लाई किया हुआ था उसको हटाना है। तो मैं टर्निक्विट एक हाथ से बिना ये नीडल को हिलाए मुझे दूसरे हाथ से इसे टर्निक्विट को खोलना है। ऊपर हम कॉटन स्वैब जो स्टेरॉइड था उसे डालेंगे और अभी पीछे खींचेंगे ये इस नीडल को। और नीडल को पीछे खींचने के बाद इसे डिस्पोज करेंगे जैसा भी टेस्ट मुझे चाहिए था जिस ट्यूब में, उस ट्यूब के अकॉर्डिंग, जिसका डिटेल वीडियो मैं बाद में लेके आऊँगा। तो अभी यहाँ पे पेशेंट को मैंने कॉटन डाला था। अगर जो उसका ये वाला कपड़े का पार्ट टाइट नहीं है तो उसे मैं ऐसे करने के लिए बोलूँगा, मतलब आर्म को फोल्ड करने के लिए बोल सकते हैं। अदरवाइज इसे ऐसे पकड़ने के लिए बोल सकते हैं कुछ समय के लिए, 1 से 2 एक मिनट के लिए, लगभग 30 to 1 मिनट, 30 सेकेंड to 1 मिनट। उसके बाद से मैं बैंडेज में लूँगा, यानी कि जो हैंड्स प्लास्ट होगा उसे लूँगा, हैंड प्लास्ट को, और इस पर चिपकाना है। ड्राई कॉटन को हटाने के बाद चिपकाना और पेशेंट को फिर भेज देना है। पेशेंट को भेजने के बाद से उसका फाइल देके हम लोग उसे भेजेंगे। अभी हम लोगों ने उसका कलेक्शन कर लिया हुआ है और इसके बाद से ये एक सेफ मेथड है कलेक्शन का। हर जगह का यही मेथड होता है, आपको इसे ज़रूर सीखना और जानना चाहिए। बाकी इसका मैं डिटेल वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो लेके आऊँगा इसके अगले वाले सेशन में, दूसरे पार्ट में। और बाकी जिसे मेरा पिछला वाला वीडियो जानने हैं, देखने हैं डायबिटिक मेलाइटिस के बारे में, तो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे टैप करके वीडियोस देख सकते हैं। और बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप करना ना भूलिए। बाकी हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।